हेलो एवरीवन। देखिए आज हम शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन हम शुरू कर रहे हैं या जो और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लेके आएंगे ग्रुप वन के और ग्रुप टू के, वो सारे एएस दो पार्ट में होंगे। पहला पार्ट जो होगा वो प्योर कॉन्सेप्ट होगा और उसमें कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो भी एग्जाम्पल ज़रूरी होंगे वो एग्जाम्पल लूँगा मैं। और जो सेकंड पार्ट होगा एएस का वो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस होगी, जिसमें स्टडी मटेरियल क्वेश्चन, पास्ट ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन और आरटीपी के क्वेश्चन है। ठीक है, जो नोट्स से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फीफो अकेडमी पे भी मिल सकते हैं, जिसकी यूट्यूब पर अबाउट में आप जाएंगे तो लिंक भी गिवन है। ठीक है, और मैं इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है यहाँ पर आपको दो चीज़ें दे दूंगा, एक तो ये इसकी बुक और दूसरा जिससे मैं पढ़ाने वाला हूँ वो जो हैंड रिटन नोट्स होंगे वो भी आप अगर ना लिखना चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं अभी। देखें AS1 का नाम क्या है, इसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, हम बात करेंगे क्या होती हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज और किस तरीके के डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। तो AS को शुरू करने के पहले मैं एक नॉर्मल पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ, जिससे हमें समझ में आए कि आखिर AS आया क्यों है, और फिर मैं एक सीक्वेंस में बातें करना शुरू करूँगा। ठीक है, देखें आखिर AS क्या कहना चाह रहा है, AS क्यों लाया गया है और इसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, ये बातें 1-2-5 मिनट में हम कवर करने वाले हैं। देखें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब बनाए गए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की। यानी जो AS बनाए गए, कोशिश की गई कि जो अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शंस हैं, जो अलग अलग तरीके के इवेंट्स हैं और जो अलग अलग नेचर की कंपनी है, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी हो सकती है, कोई लीजिंग का काम करता हो, ठीक है, तो उन सब को कवर करने की कोशिश की गई मोटे तौर पर। लेकिन हुआ ये कि AS भी ऑल एस्पेक्ट को, जो सारे एरियाज़ हैं, जो सारे नेचर ऑफ बिजनेसेस हैं, उनको कवर नहीं कर सकता, क्योंकि लिमिटेड है। आप समझ रहे, जब भी ऐसे कोई लॉ भी बनता है तो हम देखते हैं कि यार लॉ सारे प्रोविज़न तो कवर नहीं कर सकता ना, सारे सिचुएशंस को तो वो इमेजिन करके कवर नहीं कर सकता। इसीलिए जब नई सिचुएशन आती है तो हमें प्रोविज़न पे डाउट होती है और केस लॉस होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही इसने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की, लेकिन सारे एस्पेक्ट कवर नहीं कर पाया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं जो AS, जो हमारे AS है, AS 2, 3, 4, 5, ठीक है, AS 10, वो नहीं कवर कर पाए। ठीक है, ऐसा ही हुआ कि कुछ AS ने जो एस्पेक्ट कवर भी किए, ऑल एस्पेक्ट नॉट कवर्ड। ठीक है, सारी ट्रांजेक्शन्स AS कवर नहीं करता। अब जो ट्रांजेक्शन AS कवर नहीं करता, उनके लिए A लिमिटेड उसी ट्रांजेक्शन के लिए कोई अलग पॉलिसी अपना सकती है, उसको अलग तरीके से रिकॉर्ड कर सकती है, और B लिमिटेड उसी ट्रांजैक्शन को, जिसके बारे में AS कुछ नहीं कहता, उसको अपने तरीके से क्या कर सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है। तो इसकी अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ और हो सकती है उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, और B लिमिटेड की अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ और हो सकती है। ऐसे ही कुछ एरिया हैं जो कवर्ड हैं, AS ने उनको कवर तो किया है, लेकिन AS ने रिजिडिटी ना आए, इसलिए किसी एरिया को अगर कवर किया भी है तो उसमें ऑप्शन दिए हैं। जैसे उन्होंने डेप्रिसिएशन को कवर किया, लेकिन उन्होंने ऑप्शन दिए हैं डेप्रिसिएशन में कि आप चाहें, एंटिटी चाहे तो SLM बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगा सकती है, एंटिटी चाहे तो WDV बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगा सकती है। अब A लिमिटेड डेप्रिसिएशन लगाती है SLM से और B लिमिटेड डेप्रिसिएशन लगाती है WDV से। अब जो कंक्लूजन पार्ट है वो ये है कि जो एरिया कवर नहीं है उन ट्रांजैक्शंस पर A लिमिटेड की पॉलिसी कुछ और हो सकती है और B लिमिटेड की पॉलिसी कुछ और हो सकती है। और जो एरिया कवर्ड है AS के द्वारा, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हो गया, जहाँ FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज मेथड होते हैं, तो जो एरिया कवर्ड भी हैं उनमें भी AS रिजिडिटी ना आए, इसलिए उन्होंने ऑप्शन दिए हैं कि सबका नेचर ऑफ बिजनेस अलग होता है, इसलिए हमें ऑप्शन देना पड़ेगा अकाउंटिंग पॉलिसी चुनने में। तो भी हो सकता है कि A लिमिटेड कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाए और B लिमिटेड कोई और तरीका, कोई मेथड अपनाए। अब आप समझना, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ओवरऑल सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपेरेबिलिटी लाना।
क्या करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपेरेबिलिटी लाना। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस उद्देश्य से बनाए गए हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड के होंगे वो आपस में कंपेरेबल हों। मतलब अब कंपेरेबल करने के लिए या तो सारे लोग एक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसी अपना लें, लेकिन आप खुद कुछ एरिया छोड़ रहे हो जहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी आपने बताई नहीं, और जहाँ बताई हैं वहाँ भी आपने ऑप्शन दे दिया। तो AS1 क्या बोलता है कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वो है कंपेरेबिलिटी, लेकिन चूंकि ए लिमिटेड, बी लिमिटेड ने अलग अलग पॉलिसी अपनाई है और हम उनको मना भी नहीं कर सकते ऐसा करने से, तो फिर एक यूज़र, ये जो कंफ्यूज यूज़र खड़ा हुआ है कि यार इन्होंने तो अलग अलग पॉलिसी अपनाई है, मैं क्या करूं, मैं ए लिमिटेड अच्छी है, बी लिमिटेड अच्छी है, समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर एक ही ट्रांजैक्शन होता और एक ही पॉलिसी होती तो हम कंपेयर करते कि यार इस ट्रांजैक्शन में इनको कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ, इसी ट्रांजैक्शन में इनको कितना फ़ायदा नुकसान हुआ। लेकिन अलग अलग तरीके की अकाउंटिंग पॉलिसी, अलग अलग डेप्रिसिएशन के मेथड, अलग अलग वैल्यूएशन के मेथड क्या करेंगे, अगर सेम ट्रांजैक्शन भी दोनों एंटिटी में हुए हैं तो भी जो P&L बनेगा वो सेम नहीं निकलेगा क्योंकि पॉलिसी चेंज की गई है। तो यूज़र कैसे कंपेयर करे, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोलता है कि आपने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई है, जो भी अपनाई है, आप हमें बता दो। क्या करो, हमें बता दो। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, आप बता दो आपने कौन सी पॉलिसी अपनाई है। तो ए लिमिटेड बोला हमने तो SLM अपनाया है, बी लिमिटेड बोला हमने WDV अपनाया है। अब SLM से डेप्रिसिएशन आ रहा है सपोज 10,000 का और WDV से डेप्रिसिएशन आ रहा है 8,000 का। तो यूजर सोच सकता है, समझ सकता है कि अच्छा इन दो कंपनी के जो प्रॉफिट में अंतर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, डेप्रिसिएशन की वजह से आ रहा है। तो वो इसका इफेक्ट को नलीफाई करते हुए, 2000 के इफेक्ट को नलीफाई करते हुए चेक करेगा कि 2000 से ज़्यादा भी अगर डिफरेंस है क्या, और फिर वो डिफरेंस है तो उसको वो कंसिडर करते हुए अपने डिसीजन लेगा कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसलिए AS1 बोलता है कि आप ठीक है, वो आपने जो पॉलिसी अपनाई हम मना नहीं कर सकते, लेकिन जो अपनाई वो बता तो दो हमें कि कौन सी पॉलिसी अपनाई, ताकि हम उसको कंसीडर करते हुए कंपेयर कर पाएँ। दूसरी चीज़ AS1 जो आपसे चाहता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में कि आप सारी अकाउंटिंग पॉलिसी बता दो, प्लस आपको एक और डिस्क्लोजर जो ये मांगता है वो डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आप नोट्स लिखने की बिल्कुल टेंशन ना लें, देखिए नोट्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी, ये मैं आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके के नोट्स दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। कंप्लीट नोट्स एकदम सिस्टमेटिक रहेंगे, है ना। बस मैं वो समझा रहा हूँ, एक बार आपको समझा दूँ तो फिर यहाँ से अपन कंटिन्यू करते हैं। तो AS1 बोलता है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करो, और अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है तो वो बात भी बताओ कि हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है। चेंज का बताना इसलिए ज़रूरी है कि जब एक व्यक्ति एक ही कंपनी के ए लिमिटेड के दो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, मान लो फाइनेंशियल ईयर 18-19 और फाइनेंशियल ईयर 19-20 के जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर करता है, अब अगर आपने 18-19 में कोई और पॉलिसी अपनाई होगी और 19-20 में कोई और पॉलिसी अपनाई होगी, तो कैसे यूज़र को समझ में आएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कैसे वो कंपेयर करेगा। आपने तो पॉलिसी बदल दी, आप पॉलिसी बदल दो, आप कभी SLM लगाते हो, कभी WDV लगाते हो, अब उन दो ईयर को कैसे कंपेयर किया जा सके। इसलिए बोला गया है कि आप एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी बार बार अपनाएं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और अगर आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़े, जो कि कुछ सिचुएशन में कर सकते हैं, तो आप हमें बता दें। अब हम बताएं कि आखिर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी किस तरह से चेंज की है, पहले क्या थी अब क्या है आपकी पॉलिसी, और इससे P&L पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कितने रुपए का इफेक्ट आया है, ताकि हम उसको कंसीडर कर लें कि अच्छा 18-19 के इतना प्रॉफिट है, 19-20 का इतना प्रॉफिट है, और इतना जो डिफरेंस आया वो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की वजह से आया। ओबियसली मैं डिटेल में बताऊंगा, बस मैं आपको एक रिकैप छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहा था। तो ये है हमारा AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। हम समझेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, बस हम डिस्क्लोजर क्यों करा रहे हैं आप समझ रहे हैं कि एक तो AS ने सारे एरिया कवर नहीं किए, सारे ट्रांजेक्शन कवर नहीं है, उन ट्रांजेक्शन पे 2 एंटिटी का 5 एंटिटी का अलग अलग रिकॉर्ड करने का तरीका हो सकता है। इससे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल नहीं बचेंगे, इसलिए हमें डिस्क्लोज कर दो कि क्या पॉलिसी अपनाई, ताकि हम उसको कंसीडर कर लें और हम उसको कंपेयर कर पाएँ। दूसरा, अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है और अगर पिछले साल कोई और पॉलिसी थी, इस बार कोई और पॉलिसी है, तो आपके ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट
जिन्हें हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोलते हैं, वो ही पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आपने जो चेंज किया वो बता दो ताकि हम उसको कंसिडर कर लें। ठीक है, इस बातों को ध्यान में रखने के लिए कंपेरेबिलिटी को लाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है। अब हम बिल्कुल आराम से डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, ये आपको जो हैंड रिटन नोट्स दिख रहे हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आप चेक कर लें। तो एएस है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये थ्योरेटिकल एएस है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जैसे इन्वेंट्री में प्रैक्टिकल पूछा जाता है, ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक बात थोड़ा अजीब है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत सिंपल है एएस 1 सिंपल है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि जब एएस 1 का क्वेश्चन आता है और जब नया क्वेश्चन होता है तो ये समझना ही मुश्किल हो जाता है कई बार कि किस एएस का क्वेश्चन है। मतलब ऐसे कहें तो आपको जब समझना आए ना कि आप एक क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है एग्जाम में वो है कौन से एएस का, तो आप समझ लीजिए वो कौन सा एएस का होगा, 1 का होगा। तो इसके बहुत अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या एग्जैक्टली पूछना चाहता है, क्या इसका पर्पज़ क्या है, कौन से एएस का क्वेश्चन है। तो आप समझें कि मतलब ये तो मजाक वाली बात हो गई कि आप उसका एएस 1 का मान लें, लेकिन हमें इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं एएस की प्रैक्टिस करूँगा, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, अब एएस 1 में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, तो पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इन दिस एएस। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एएस मैंने बताया कि कंपेरेबिलिटी लाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मैं और बताऊंगा। दूसरा है अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है। तीसरा, ऐसे कौन से एरिया हैं जहां अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई जा सकती है। चौथा, जब भी आप किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को चुन रहे हों, जैसे अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी है तो आप 2 में से एक चुनेंगे, आप कंफ्यूज हैं कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी चुनें, तो आप जब अकाउंटिंग पॉलिसी चुन रहे होंगे तो क्या सोच के आप डिसीजन लोगे कि नहीं वो वाली पॉलिसी नहीं, ये वाली पॉलिसी ठीक लग रही है मुझे, क्या सोच के आप डिसीजन लोगे, तो इसको हम बोलें कंसिडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये प्रिंसिपल और अजम्पशंस हैं ये। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन मतलब अकाउंटिंग करते समय हम क्या एज्यूम करके चलते हैं। जैसे आपने सुना है गोइंग कंसर्न, हम मान के चलते हैं कि हमारी कंपनी आगे तक चलेगी, ऐसा कुछ। और आखिरी है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो बहुत छोटा ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा टेक्निकल है, क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं उस वजह से। सो पहला पॉइंट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एएस 1, इसका क्या उद्देश्य है। पहला ऑब्जेक्टिव है कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये लाया गया ताकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज कर दें, उनको देखते हुए यूज़र क्या कर सके, अपनी डिसीजन ले सके, और उन अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी क्या है और दूसरी कंपनी की क्या है उनको कंसीडर करते हुए वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सके। और जब आप एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटर फर्म कंपेरिजन। और जब आप अपनी ही कंपनी के एक फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरे फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपेरिजन। तो इंटर फर्म कंपेरिजन के लिए क्या चाहिए, सो दैट इज़ वाई एएस रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट इंटर फर्म कंपेरिजन कैन बी डन। आप बता दें क्या पॉलिसी अपनाई है ताकि कंपेरिजन कर सकें। और इंट्रा फर्म कंपेरिजन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई एएस रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आप बताएं आपने क्या चेंज करा है ताकि हम कंपेयर कर सकें कि पिछले बार क्या पॉलिसी थी आपकी, इस बार क्या है। तो पहला इनका ऑब्जेक्टिव है कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते हैं आपसे एएस 1 के, आपके समझने के लिए मैंने लिखे हैं। दूसरा है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, उससे आप समझ जाएं कि यार इस कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है, ऐसा नहीं होता। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हैं इनको बनाते समय क्या पॉलिसीज़, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई गई है। जैसे मेरे एक एग्जांपल लिया है कि व्हेन डज एंटिटी रिकॉर्ड सेल इन केस ऑफ कैश ऑन डिलीवरी सेल्स। आप जोमेटो पे खाना ऑर्डर करते हैं, खैर कोरोना के टाइम पे अच्छा एग्जांपल नहीं हुआ, लेकिन चूँकि आपने किया हुआ है इसलिए आपके लिए रेलेवेंट एग्जांपल है। अब आपने खाना ऑर्डर करा जोमेटो पे, स्विगी पे,
खाने में आपने कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन चुना है। अब वो खाना बनाएगा, खाना बना के लाएगा। देखें प्रोसेस क्या हुई, आपने ऑर्डर दिया, वो खाना प्रिपेयर कर रहा है, खाना लेके आएगा, आपका एड्रेस ढूंढेगा, तब तक आपका मूड ठीक है तो आप उस एड्रेस पे मिल जाओगे, अदरवाइज़ आप कहीं और चले गए होंगे। अब वो जो होटल वाला है वो सेल कब रिकॉर्ड करे, जब आपने उसको ऑर्डर दिया तब, या जब वो खाना बना के डिलीवर कर दे तब, या जब खाना कस्टमर के पास पहुंच जाए और वो कैश दे दे तब। मैं यहाँ डिबेट नहीं कर रहा हूँ कि क्या होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि आखिर उस होटल की क्या अकाउंटिंग पॉलिसी है। अब अगर हमें वो पॉलिसी पता ही नहीं होगी तो फिर हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे चेक करेंगे। ऐसे ही आप समझें कि एक कंपनी सेल्स ऑन अप्रूवल गुड्स बेचती है और उसने मार्च में सेल्स ऑन अप्रूवल भेज दिया है, बहुत सारा माल। नॉर्मली क्या होता है, आपको ईयर एंड पे सेल बढ़ाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि मार्च में आप अपने कंसाइनी को, अपने कस्टमर्स को गुड्स ऑन अप्रूवल भेज दें और बोल दें कि ठीक है जो भी होगा बाद में वापस कर देना। ऐसे में तो आपकी मार्च की सेल बढ़ जाएगी। तो यहाँ जानना जरूरी है कि आप सेल्स ऑन अप्रूवल जो हो रहा है, आपका गुड्स ऑन अप्रूवल गई हैं, उनकी सेल को रिकॉर्ड करने की क्या पॉलिसी है। क्या आप उनको भेजते समय ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, या फिर आपको जब वो अप्रूवल आता है या जो टाइम लैप्स हो जाता है या वो एक्ट करते हैं जिस एक्ट की वजह से वो ऑनरशिप को एक्सेप्ट करते हैं। आप समझते हैं, आपने लॉ में पढ़ा होगा 3 तरीके से सेल्स ऑन अप्रूवल को हम सेल मान लेते हैं। तो क्या उन एक्ट पर आप उसको सेल रिकॉर्ड करते हैं, आप भेजते साथ ही सेल रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब हमें ये बात पता होनी चाहिए ना, तब तो हम समझ पाएंगे जो आपका टर्नओवर है वो केवल भेजी गई चीज़ों को ही सेल दिखा रहा है या जो सच में एक्सेप्टेड है उन्हीं बस को सेल दिखा रहा है। तो आपको किसी के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने हैं तो आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि उसकी पॉलिसीज़ क्या है। तीसरा है लीगल रिक्वायरमेंट। कंपनीज एक्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है कि जो शेड्यूल 3 की, कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उसके नोट्स टू अकाउंट में आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई है वो आप डिस्क्लोज करें। तो हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एज सच एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन आप किसी एस को पढ़ रहे हैं, आपको यही नहीं पता कि वो क्यों पढ़ रहे हैं तो उसका सेंस नहीं होगा। अब है दूसरा पॉइंट, व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी को डिफाइन किया गया है कि अकाउंटिंग पॉलिसी मीन्स स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, आप साथ में रिपीट कर दें अगर आप कर सकते हो तो, थोड़ा लाउड मत करना, घर के लोग थोड़ा वरी होंगे कि क्या कर रहा है अकेला बैठ के पास। तो आप समझे क्या लिखा है, व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी होती है स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं और उनको अपनाने की कुछ मेथड हैं, उनको अपनाने के लिए हम कुछ मेथड चुनते हैं। तो एक बार लाउड साथ में रिपीट करें, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स, और उनको अपनाने के मेथड में एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ सिद्धांत हैं अकाउंटिंग के और उनको अपनाने के लिए हमने कुछ मेथड अपनाए हैं। और हम उनको कहाँ उपयोग करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी को, अडॉप्टेड बाय एन एंटिटी फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो 3 पॉइंट ध्यान रखने अकाउंटिंग पॉलिसी डेफिनेशन में, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल, अडॉप्टेड बाय एन एंटिटी फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैंने समझाया है अगले पेज पे कि क्या है अकाउंटिंग पॉलिसी। देखें, उन्होंने बोला है कि स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल। अब जैसे आप समझना, डेप्रिसिएशन का एग्जांपल देता हूँ मैं। डेप्रिसिएशन में आपने देखा अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है कि आप SLM से भी डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, आप WDV से भी। ठीक है, डेप्रिसिएशन हम क्यों लगाते हैं, P&L में क्यों जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है और मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपने किसी भी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी खर्चे किए हैं वो आपको P&L में लाने हैं। ठीक है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपने जो भी रेवेन्यू दिखाया है उससे संबंधित आपको खर्च भी दिखाने। तो मान लो आपने इस बार प्रोडक्शन किया 1 लाख गुड्स का, 1 लाख यूनिट्स का। अब 1 लाख यूनिट का आपने प्रोडक्शन किया, आपने उनकी सेल कर दी। तो अब सेल कर दी आपने 1 लाख यूनिट की, ये तो हो गया 1 लाख यूनिट का रेवेन्यू।
और उस 1 लाख को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का खर्च किया है आपने, जो लेबर खर्च किए हैं, ठीक है, वेजेस आपके जो होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हुए हैं, इन सब को भी तो आपको कंसिडर करना होगा। तो अगर आप P&L में एक साइड रेवेन्यू दिखाते हैं तो आपको दूसरी साइड उसके जुड़े हुए खर्चे दिखाने पड़ेंगे कि हमने परचेज इतना की, रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम इतना हुआ, वेजेस इतना लगा, डायरेक्ट लेबर इतना लगा, ठीक है। ऐसे ही आपको बताना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने और बेचने के लिए हमें इतना डेप्रिसिएशन भी लगा है, ठीक है। तो अगर आप गुड्स की सेल दिखाते हैं, उनका प्रोडक्शन करके सेल दिखाते हैं, तो आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से उनके हुए खर्चे डेप्रिसिएशन भी दिखाना पड़ेगा। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल आपको बोलता है कि डेप्रिसिएशन दिखाओ। अब किस तरीके से दिखाओ, तो देखना, अगर आपकी जो मशीनरी है वो जो प्रोडक्शन करती है उसका प्रोडक्शन हर एक साल बराबर बराबर होता है, मशीन से जो होने वाला प्रोडक्शन है वो हर एक साल बराबर होता है, ठीक है। तो चूंकि आपको उस मशीन से सेम रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं हर बार, तो आपको जो एक्सपेंस बुक करना चाहिए, वो जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बुक करना चाहिए, वो भी आप क्या कर सकते हैं, हर बार बराबर बराबर कर सकते हैं। यही तो है मैचिंग कॉन्सेप्ट कि जो जितना रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं उसी एंगल से, उसी लेवल से आप खर्च दिखाएं। तो अगर आपको उस मशीन से प्रोडक्शन बराबर बराबर कर सकते हैं, आप बराबर बेनिफिट उठा रहे हैं मशीन का, तो उसके खर्चे भी आपको बराबर रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि आपकी मशीन का प्रोडक्शन पहले साल ज़्यादा, ठीक है, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, अगर ऐसा होता है आपकी मशीन का प्रोडक्शन, ठीक है, तो आप उस मशीन से चूँकि रेवेन्यू ज़्यादा फिर कम हो रहा है, तो आप उसका जो डेप्रिसिएशन है उसको भी ज़्यादा फिर कम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपकी मशीन का प्रोडक्शन बराबर हो रहा है तो आप डेप्रिसिएशन बराबर बुक कर सकते हैं हर एक साल, मतलब SLM। अगर आपकी मशीन का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, मतलब रेवेन्यू कम होता जा रहा है, तो आप खर्चे भी धीरे धीरे कम करते जाएं, मतलब WDV। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जितना रेवेन्यू कमा रहे हो उस हिसाब से आप एक्सपेंस बुक करो। तो हमने कहा ठीक है, हम तो बराबर रेवेन्यू कमा रहे हैं, तो ठीक है बराबर खर्चे बुक करो। तो इसके लिए आपको कौन सा मेथड अपनाना पड़ेगा, SLM। हमने बोला नहीं, हम तो पहले ज़्यादा फिर धीरे धीरे कम रेवेन्यू कमा रहे हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोला कि धीरे धीरे कम खर्चे बुक करो। तो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने अपनाई SLM। तो क्यों अपनाई आपने डेप्रिसिएशन का SLM मेथड क्यों अपनाया, तो फिर से देखना, अब डेफिनेशन बोलना आप, अकाउंटिंग पॉलिसी मीन्स स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, तो स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि जितना रेवेन्यू है उस हिसाब से आप उसके एक्सपेंस भी बुक करो। तो मेथड क्या अपनाया आपने, SLM, कि हमारे तो सर रेवेन्यू बराबर बराबर आता है तो हमने खर्चे भी बराबर बराबर बुक किए। तो आपने जो फीफो मेथड अपनाया है, ठीक है, आपने क्या अपनाया है, सॉरी, आपने जो SLM अपनाया है, SLM मेथड आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी, यानी हमारी पॉलिसी है कि हम डेप्रिसिएशन SLM पे लगाते हैं। क्यों, मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से लगाते हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसी मीन्स स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल। तो मैचिंग को अपनाने के लिए आपने कौन सा मेथड अपनाया, SLM अपनाया, ठीक है। तो स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल अडॉप्टेड बाय एन एंटिटी फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक सिद्धांत है और सिद्धांत को पूरा करने के लिए हमें कोई मेथड अपनाना पड़ता, उन दोनों को मिला के हम बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। तो मैंने दूसरा एग्जांपल भी दिया है, मैंने डेप्रिसिएशन का एग्जांपल दिया आपको। दूसरा इन्वेंट्री का, देखिए इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से करते हैं। प्रूडेंस बोलता है कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो तो आप रिकॉग्नाइज ना करें, और अगर एस्टिमेटेड लॉस हो तो आप रिकॉग्नाइज करें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट और NRV विचर लोअर पर दिखाते हैं। अब देखो 100 रुपये की कॉस्ट थी, 98 की NRV, तो 2 रुपये का लॉस होने की संभावना है, हाँ, तो आप इन्वेंट्री को 98 पे दिखा दो। आपने परचेज 100 रुपये की होगी, ठीक है, ये ट्रेडिंग बना रहा हूँ मैं, परचेज आपने 100 रुपये की होगी, आप क्लोजिंग कितने पे दिखाओ, अगर ना बिके 98, कितने का आपको लॉस हो जाएगा, 2 रुपये का। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप
एस्टिमेटेड लॉसेस को कवर करो। और उस लॉस को कवर करने के लिए हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआर विच एवर लोअर। फिर कॉस्ट के लिए हम लगाते हैं अलग अलग फॉर्मूले, फीफो, वेटेड एवरेज और लिफो। दूसरा सवाल जो कॉमनली पूछा गया है, बहुत ही सिंपल और मल्टीपल टाइम पूछा गया सवाल है, वो है एरियाज वेयर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन बी फॉलोड। ऐसे एरिया बताएं जहां अलग तरीके की अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की जाती है। डेप्रिसिएशन में अलग अलग तरीके की अकाउंटिंग पॉलिसी, SLM, WDB, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ऐसे ही इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में अलग अलग पॉलिसी है, फीफो, वेटेड एवरेज, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से भी कर सकते हैं आप। गुडविल के वैल्यूएशन में एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को आप फीफो, वेटेड एवरेज पे कॉस्ट निकालते हैं, है ना, अपने इन्वेस्टमेंट सेक्टर पढ़ा भी है। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस, ये AS11 अगर आपने देखा हो तो उसमें आप जैसे आपने फिक्स एसेट को ख़रीदा है उधार, ठीक है, और जब आपने फिक्स एसेट खरीदा है $1000 का, तब 60 रुपये का डॉलर चल रहा था, तो 60,000 का वो हुआ। लेकिन जब आपने पेमेंट करा तब 62 रुपये का डॉलर चल रहा था, तो आपने पेमेंट जो किया वो 62,000 रुपये हो गया, क्योंकि आपको देने हैं किसी के डॉलर 1000। तो आप आज चुका देते तो 60 का $1 मिलता था, 60,000 देने पड़ते। आप बाद में चुकाओगे तो 62 का $1 मिल रहा है, 62,000 देने पड़ेंगे। तो जो आपने खरीदते समय एसेट को रिकॉर्ड कर लिया है 60,000 पर, जो प्रिवेलिंग रेट थी। अब जो 2000 का डिफरेंस आ रहा है उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम, ये पूरा AS11 में कवर किया गया। तो क्या हम उसको फिक्स एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे या उसको हम P&L में डाल दें? यही तो अकाउंटिंग पॉलिसी की, आपकी पॉलिसी क्या है, आप क्या करते हो, आप उसको P&L में डालते हो या फिर आप उसको कॉस्ट में एडजस्ट करते हो। ऐसे ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में अगर रेडी टू यूज़ तक का जो ब्याज होता है वो कैपिटलाइज होता है नॉर्मली, और जो रेडी टू यूज़ के बाद का एसेट पे ब्याज लगता है वो P&L में जाता है। तो वो पूछ रहा है कि आपकी पॉलिसी क्या है, आप किस दिन तक का ब्याज कैपिटलाइज करते हो, और करते भी हो या नहीं करते हो। ट्रीटमेंट ऑफ कंटीजेंसी, आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया तो आपकी क्या पॉलिसी रहती है, आप कब तक उसको कंटीजेंट लायबिलिटी मानते हैं और कब आप उसको प्रोविजन मानना शुरू करते हैं, क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में आएगी नहीं लेकिन प्रोविजन तो आएगा, है ना। तो आपकी क्या पॉलिसी है, आप वकील से पूछ के डिसाइड करते हो कि बताओ यार इसका क्या हो सकता है, या आपका मैनेजमेंट इस बात की डिसीजन लेता है कि इसका क्या हो सकता है। तो आप बताएं कि आपकी क्या पॉलिसी है किस संबंध में कंटीजेंसीज को रिकॉर्ड करने में। और रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, देखिए कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी है, AS7 भी है, ग्रुप 2 में है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट 3 साल तक चलता है तो क्या जब 3 साल में हम कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर देंगे कंस्ट्रक्शन को, क्या तभी प्रॉफिट बुक करेंगे या थोड़ा थोड़ा हम बीच में करते जाएंगे। मतलब प्रोजेक्ट 3 साल चल रहा है, हम मकान को थोड़ा थोड़ा बनाते जा रहे हैं, अब पूरे मकान में हमें 3 सालों में 3 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम 1 लाख 1 लाख 1 लाख बुक करें या जब बना देंगे तब 3 लाख बुक करें। हम इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ हमें डाउट लग रहा है ना कि क्या करें यार, 3 साल बाद पूरा प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि काम तो हमने तभी पूरा किया, क्योंकि बीच में हो सकता है कि हम जो प्रॉफिट सोच रहे हैं वो हो ही ना, और हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ही टूट जाए कि यार हमने तो सोचा था कि प्रॉफिट हो जाएगा और हम रिकॉर्ड करना शुरू कर गए थे, ठीक है। तो ये सब डाउट के पॉइंट रहते हैं, और वहीं तो हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अपना रहे हैं, और जो भी अपना रहे हैं हमें उसका क्या देना है, डिस्क्लोजर, ठीक है। आपने वो पॉइंट पढ़ा था, याद है आपको, हमने शुरुआत में लिखा था ए पॉइंट, कंसिडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। यही तो डाउट क्रिएट करता है कि यार इस केस में मैं क्या अकाउंटिंग पॉलिसी चुनूं, तो वो हम पढ़ेंगे कि कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी चुनना है इन द केस ऑफ कन्फ्यूजन। ओके, देखें ये है चौथा पॉइंट हमारा, आपको समझ आ रहा है। आप कोई भी डाउट पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं कि आपको ये डाउट है, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई दे दूंगा। ओके, कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, आप जब अकाउंटिंग पॉलिसी चुन रहे हों, आप कन्फ्यूज हैं कि सर मैं फीफो लगाऊं या सर मैं वेटेड एवरेज लगाऊं, मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके का मेथड फॉलो करूं। आपके पास स्टॉक पड़ा है, आपको लग रहा है फीफो करूं या सर मैं वेटेड एवरेज करूं, ठीक है। कंफ्यूज हैं आप, देखिए आप तो कंफ्यूज रहते हैं, मतलब
तो अब आप हैं कन्फ्यूज़, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर हम कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी चुन लें। तो ये बोला कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी को चुनते समय इन बातों का ध्यान रखें। आप जब भी कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी चुन रहे हैं, आप फीफो चुन रहे हैं, वेटेड एवरेज चुन रहे हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप ये हमेशा ध्यान रखें, प्राइमरी जो कंसिडरेशन है आपका, मुख्य उद्देश्य ये है कि आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी चुनें वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर व्यू दे। मतलब आपको ऐसी पॉलिसी चुनना है, अगर आपके पास 4 पॉलिसी हैं जिनमें से आप चुन सकते हैं, आप ऐसी पॉलिसी चुनें जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर व्यू दे। यानी आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनने चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे भी। तो प्राइमरी कंसिडरेशन क्या है आपका कि द अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड शुड रिप्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आपने पॉलिसी चुनी है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे, ठीक है। और फॉर दिस पर्पज़ मैंने इसके लिए यूज़ किया है। आप चाहते कि ट्रू एंड फेयर रहे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप क्या करें, फॉर दिस पर्पज़ सेलेक्ट एंड अप्लाई द अकाउंटिंग पॉलिसी विच कंसीडर द फॉलोइंग। ऐसी पॉलिसी अपनाओ जो इन बातों को ध्यान रखें। वो किन बातों का ध्यान रखें? प्रूडेंस का ध्यान रखें। मैं एक बार बोल के बताता हूँ, प्रूडेंस, मटेरियलिटी और सब्सटेंस ओवर फॉर्म। एक एक पॉइंट को मैं बोल के बताता हूँ, फिर मैंने को डिटेल में भी कवर किया है। प्रूडेंस आप समझते हैं, आप ऐसी पॉलिसी अपनाएं जो इस बात का ध्यान रखे कि अगर नुकसान होने की संभावना है तो आपकी पॉलिसी ऐसी हो कि नुकसान को तो वो रिकॉर्ड कर ले, लेकिन अगर प्रॉफिट होने की संभावना है तो वो उसको रिकॉर्ड ना करें, ठीक है। आप जब भी पॉलिसी अपना रहे हैं तो ऐसी पॉलिसी अपनाएं जो प्रूडेंस का ध्यान दे। मतलब अगर आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि यार यहाँ देखो लॉस होने वाला है, हमारी पॉलिसी हम एस्टिमेटेड लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, और हमारी पॉलिसी है कि अगर कोई एस्टिमेटेड एंटीसिपेटेड प्रॉफिट है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। दूसरे पॉइंट को बोल के बताता हूँ, मटेरियलिटी। आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो महत्वपूर्ण बातों को ध्यान दे। हर वो इन्फॉर्मेशन जो मटेरियल है उसको आप कंसीडर करें। आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी भी महत्वपूर्ण बात को छोड़ें नहीं। कोई बात कैसे महत्वपूर्ण थी इस पर हम बात करेंगे। तीसरा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आपकी जो भी पॉलिसी है, आपके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड जो कर रहे हैं, तो आप ऐसी पॉलिसी अपनाएं रिकॉर्ड करते समय कि वो ट्रांजैक्शन को उसकी सच्चाई के आधार पर रिकॉर्ड करे कि हाँ यार ऐसा हुआ था, ठीक है, ऐसा ट्रांजैक्शन है, सच्चाई ये है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ को भूल जाए वो। सबके मैं एग्जांपल दूंगा। तो अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी चुने जो होने वाले लॉस को तो रिकॉर्ड करे लेकिन प्रॉफिट को छोड़ दे, जो महत्वपूर्ण बातों का अच्छे से ध्यान दे, छोटी मोटी बात को इग्नोर कर सकते हैं, और जो ट्रांजैक्शन को उनकी सच्चाई के आधार पर रिकॉर्ड करे, ना कि उनकी लीगल फॉर्मेलिटी के आधार पे, ठीक है। तो इन 3 बातों का ध्यान रखना है आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चुनते समय। प्राइमरी तो कि जो भी आप चुन रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे, और आप चाहें कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे तो आप ध्यान रखें कि वो प्रूडेंस को कंसीडर करती हो, वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म को कंसीडर करती हो, वो मटेरियलिटी को कवर करती हो, ओके। अब मैंने इनको डिटेल में बताया कि क्या होता है सर सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो द ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन देयर सब्सटेंस एंड नॉट मेयरली बाय द लीगल फॉर्म, ठीक है, जो सच्चाई है उसके आधार पर। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया हायर परचेज का। आपने हायर परचेज पढ़ा होगा। तो जब हायर परचेज के केस में एक कंपनी सपोज़ किसान को ट्रैक्टर देती है हायर परचेज पे, ठीक है, एक ट्रैक्टर और टेम्पो की तो एग्जांपल है पूरे हायर परचेज में, ठीक है, बैंस के। अब किसान इनको डाउन पेमेंट दे देता है। मान लो ट्रैक्टर है 5 लाख का, लेकिन डाउन पेमेंट देता है किसान 1 लाख, और फिर वो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट चुकाता रहता है, प्रिंसिपल प्लस थोड़ा सा ब्याज, प्रिंसिपल प्लस थोड़ा सा ब्याज, इंस्टॉलमेंट चुकाता रहता है। तो बताएं लीगल फॉर्म अगर हम देखें तो किसान को ओनरशिप कब मिलती है? जब वो आखिरी इंस्टॉलमेंट चुका देगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उसने ट्रैक्टर शुरू में ही खरीद लिया है, बस वो पेमेंट धीरे धीरे कर रहा है, और चूंकि वो धीरे धीरे पेमेंट कर रहा है इसलिए उसका वो ब्याज चुका रहा है। और कंपनी ओनरशिप शुरुआत में इसलिए नहीं देती क्योंकि उसको रिस्क रहता है कि ऐसा ना हो कि हम किसान के नाम पे ओनरशिप ट्रांसफ़र करें और किसान वो ट्रैक्टर लेके कहीं भाग जाए तो हमारा
नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता हो कि एक बार ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई तो आप उस व्यक्ति पे केवल पैसे के लिए केस कर सकते हैं कि हमारे पैसे दो, आप एसेट को वापस नहीं ले सकते क्योंकि उसकी ओनरशिप है। इसलिए जो भी जैसे ट्रैक्टर की महिंद्रा वाले हैं, ठीक है, आइसर मोटर्स है, तो वो आपको ट्रैक्टर देना चाहती है, बेचना चाहती है, लेकिन उसको आपको भरोसा नहीं है, इसलिए वो आपको ट्रैक्टर का पोजीशन दे रही है लेकिन ओनरशिप नहीं दे रही। क्या वो ओनरशिप देना ही नहीं चाहती है? क्या वो बेचना नहीं चाहती? वो आपको किराए पर देना चाहती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी इंटेंशन बेचना है, आपकी इंटेंशन खरीदना है। इसलिए इन सब्सटेंस ट्रांजैक्शन खरीदने बेचने का ही है, लेकिन केवल ओनरशिप बाद में इसलिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि रिस्क ना रहे, है ना, रिस्क से हम प्रोटेक्ट हो जाएं, इसलिए ओनरशिप कंपनी अपने पास रख लेती है। तो हमें लीगल फॉर्मेलिटी देखनी है क्या कि लीगल ओनरशिप किसके नाम पे? नहीं, हमें देखना है सच्चाई। सच्चाई ये है कि कंपनी ने ट्रैक्टर किसान को बेच दिया है, बस पैसा धीरे धीरे आ रहा है। तो इन केस ऑफ हायर परचेज ट्रांजेक्शन, सेल एंड परचेज इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। हम जब खरीदते बेचते हैं तभी आपने देखा होगा हायर परचेजर की बुक्स में हम एसेट को रिकॉर्ड कर लेते हैं एट कैश प्राइस, ठीक है, इवन दो द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, जबकि अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने, सेल एंड परचेज ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। ये कई बार पूछा भी गया है आपसे। सपोज देखें, ये है 17-18, ये है 18-19। आप एक इमोल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आपने 17-18 में बेचने का एग्रीमेंट कर लिया है अगले व्यक्ति से कि हम 50 लाख रुपए में तुम्हें ये प्रॉपर्टी दे देंगे। बोला ठीक है। आपने उसका पोजीशन भी उसको ट्रांसफ़र कर दिया कि ये ले लो। तो मान लो 1 मार्च से एग्रीमेंट हो गया था, 1 मार्च 2018 को एग्रीमेंट हो गया था। 18 मार्च को 2018 को आपने उसको पोजीशन दे दिया कमरा कि इसमें आप रह लो, ठीक है, और उसने 18 मार्च को ही आपको थोड़ा सा पेमेंट दे दी कि आप ये पैसे रख लो। आपने उससे एग्रीमेंट कर लिया है, आपने उसको कमरा रहने के लिए मकान दे दिया है पोजीशन, उसने आपको थोड़ा सा पैसा दे दिया है और बोला कि बाकी हम जब अपना डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब दे देंगे। आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन हुआ मान लो मई मंथ में, ठीक है, तो बताएं मई 2018। अब सेल किस पीरियड की मानी जाएगी? 17-18 की सेल मानी जाएगी या 18-19 की मानी जाएगी? तो अगर हम लीगल फॉर्मेलिटी देखें तो ओनरशिप ट्रांसफ़र कब हुई है? 18-19 में। लेकिन सच्चाई देखें तो सब कुछ हो चुका था, बस फॉर्मेलिटीज़ बाकी थी। हमें देखना है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो सब्सटेंस मतलब सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 17-18 में एसेट को पोजीशन दिया जा चुका है, उसका पैसा भी लिया जा चुका है, बस फॉर्मेलिटी 18-19 में हुई है, इसलिए ट्रांजैक्शन को 18-19 की जगह 17-18 में ही क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आप जब भी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चुने, ऐसी पॉलिसी चुने, हायर परचेज के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय ऐसी पॉलिसी चुने कि आप सच्चाई के बेसिस पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें, फॉर्मेलिटी छोड़ दें। आप एसेट को खरीदते बेचते समय सच्चाई के आधार पर रिकॉर्ड करें, फॉर्मेलिटी को छोड़ दें। दूसरा है प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या बोलता है? रिकॉग्नाइज द एंटीसिपेटेड एस्टिमेटेड लॉस, इग्नोर द एंटीसिपेटेड एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंस एंश्योर, जब आप प्रूडेंस अपनाते हो तो ये बातें श्योर रहती हैं कि प्रॉफिट आर नॉट ओवर स्टेटेड, प्रॉफिट हमने ज़्यादा नहीं दिखाया और लॉस को हमने कम नहीं दिखाया, जो है वो तो दिखाया, जो होने की संभावना है वो भी दिखा दी, ठीक है। एसेट्स आर नॉट ओवर स्टेटेड एंड लाइबिलिटीज़ आर नॉट अंडरस्टेटेड। लाइबिलिटी मतलब अगर आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया है तो आपको एंटीसिपेटेड लॉस है, अगर लॉस है तो आपको पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। अगर किसी ने केस किया है तो आपको पैसे चुकाने पड़ सकते हैं, उसकी लाइबिलिटी, उसका प्रोविज़न बनाएं आप। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है आपको कुछ मिलने की संभावना है तो उसको भूल जाएं, लेकिन देने की संभावना है तो उस लाइबिलिटी को, प्रोविज़न को, कंडीशनल लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज करें, डील करें आप, ठीक है। ये प्रूडेंस बोलता है। तो आप जब भी कोई पॉलिसी चुनें आप देखें कि कहीं वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट को तो बुक नहीं कर रही है ना, वो कहीं लॉस को छोड़ तो नहीं रही है। एग्जाम्पल मैंने लिया है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री जो है वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे ही होता है ना। जैसे आप देखें, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री,
केस कॉस्ट NRV वैल्यू। अब आपका कॉस्ट है 100, NRV है 95, कीमत गिरने की संभावना है, हाँ गिरने की संभावना, तो प्रॉफिट की संभावना है लॉस की, सर लॉस की संभावना है, 100 का सामान 90 में 95 बिकेगा, तो हम क्या करते हैं 95 में बिकने की संभावना, तो हम उसको 95 पे दिखाते हैं, विच एवर इज़ लोअर। इससे क्या होगा, देखिए मैंने ट्रेडिंग बनाया है, परचेज 100 की और आपकी जो आपने खरीदा था 100 का, आज उसकी NRV मार्केट में 95 बचा है, तो AS2 बोलता है कि आप इसको लोअर पे दिखाएं 95। तो अगर आपने परचेज 100 की दिखाई है और क्लोजिंग 95 पे दिखाओगे तो 5 रुपये का डिफरेंस आएगा। किस साइड आएगा, आप अच्छे से देखें कि 100 का हमने परचेज़ किया था, 95 रुपये का क्लोजिंग बचा है, खरीदा था 100 में, आज तो 95 में बिकने वाला है, तो क्लोजिंग स्टॉक 95 में आएगा, कॉस्ट NRV से लोअर, तो 5 का लॉस। बताइए लॉस हो गया या होने वाला है, ये लॉस होने वाला है, ये एंटीसिपेटेड लॉस है, ठीक है, लेकिन इसको कवर करना है, तो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी हो जो लॉस को कवर करे, इसलिए AS2 बोलता है कि इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV से लोअर, कम दिखाओ ताकि लॉस क्रिएट हो। ऐसे ही अगर इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ जाती, 100 का था 102 हो गया, अगर कभी आप 100 का स्टॉक है और उसकी वैल्यू 102 है, आप NRV 102 पे दिखा दो, तो वो तो 2 रुपये के प्रॉफिट को क्रिएट कर देगा कि 100 का स्टॉक था 102 हो गया, तो ये अलाउड नहीं है, प्रॉफिट आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इस केस में आपका 100 की कॉस्ट है तो आपको क्लोजिंग भी 100 पर ही दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट को आपको क्या करना है, इग्नोर करना। तीसरा है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत सिंपल सी बात है कि एंटिटी शुड रिकॉर्ड ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज सेड टू बी मटेरियल इफ इट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन दिखानी है और वो इन्फॉर्मेशन मटेरियल कहलाती है जो यूज़र की खिड़की बंद कर दें, जो यूज़र के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। और अब देखना कि किस चीज़ को हम मटेरियल मानेंगे, तो ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन में भी मटेरियल बेस्ड ऑन, दो तरीके से हम बोल सकते हैं कि ट्रांजैक्शन या इन्फॉर्मेशन मटेरियल है। पहला, आपकी कंपनी कितनी बड़ी है और आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ वो कितना बड़ा है। अब आपकी कंपनी का टर्नओवर 10 लाख है और कोई ट्रांजैक्शन 2 लाख का है, तो ऑब्वियसली वो मटेरियल है, चाहे उसका नेचर कुछ भी रहा हो। अब आपकी एंटिटी का टर्नओवर, सपोज करें आपकी एंटिटी का टर्नओवर है 500 करोड़ और कोई ट्रांजैक्शन हुआ है वो केवल 10,000 रुपये का है, तो ये नॉट मटेरियल। तो कोई चीज़ मटेरियल है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपकी एंटिटी का कितना बड़े लेवल पे काम होता है और ट्रांजैक्शन कितना बड़ा है। तो आपका काम 500 करोड़ लेवल पे हो रहा है और ट्रांजैक्शन 10,000 का है, तो नहीं है मटेरियल। तो एक तो जो अमाउंट है वो अपने आप में बता देता है कि मटेरियल है या नहीं है। दूसरा, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि ऐसे कई ट्रांजैक्शन हैं जिसका अमाउंट ज़्यादा नहीं है लेकिन वो मटेरियल हो सकते हैं, जैसे फ्रॉड बाय मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट रिश्वत लेते पकड़ा गया, अब भले ही वो रिश्वत 10,000 की हो, आपका टर्नओवर करोड़ रुपए का है, मुद्दा यह है कि आप पकड़े गए हैं 10,000 के, इससे 10,000 मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि आपका मैनेजमेंट फ्रॉड करता है। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि यार हम जिसके भरोसे पे पूरा पैसे दिए हुए हैं, जो पूरी कंपनी को चला रहा है, वही फ्रॉड कर रहा है, तो ये बाय नेचर क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। ऐसे ही सपोज करें आपको एक ROC का नोटिस आया है कि आपने कंपनी के फॉर्मेशन में कुछ फ्रॉड किया है, आपने गलत आधार कार्ड दिया है, गलत मतलब कि आपने आधार कार्ड बनाया है या आपने पैन कार्ड एडिटिंग करके बनाया है। आर्टिकलशिप में आप ये सीखते हैं थोड़े से घटिया काम कि आप खुद से बना लेते हैं उसको, इस पर किसी भी पेंट या इस तरीके के आप चीज़ों पे आप बना लेते हैं, पैन कार्ड वगैरह बना लेना नॉर्मल सी बात हो जाती है क्रॉप करके। तो आप पकड़े गए, भांडा फूट गया कि आपने कंपनी के फॉर्मेशन के लिए, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो गलत हैं, वो फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट हैं, गलत साइन किए हैं आपने। अब आपको नोटिस आया कि आपको पेनल्टी लगेगी 500 रुपये की। अब 500 की पेनल्टी इज़ नॉट अ बिग इशू, लेकिन मुद्दा ये है कि अब आपके ऊपर चल रहा है केस। हो सकता है आपकी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाए, हटा दिया जाए, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। तो अब
500 रुपये बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन 500 की पेनल्टी को भी आपको साफ साफ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मुद्दा यह है कि अच्छा इस पेनल्टी की वजह से कंपनी क्या हो रही है, डाउट में आ गई है, लिक्विडेशन की पोजीशन पे आ सकती है कंपनी अगर ऐसा कुछ हो गया तो। ठीक है तो ट्रांजैक्शंस दो चीज़ों के बेस पे मटेरियल होते हैं, एक तो उसका अमाउंट कितना बड़ा है और दूसरा उसका नेचर क्या है उस ट्रांजैक्शन का। अगर अमाउंट बड़ा है तो ऑब्वियसली मटेरियल होगा, नेचर ऐसा है कुछ है तो वो भी मटेरियल हो जाएगा। हम पढ़ रहे थे कि जब भी आप किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को चुनें तो आप कन्फ्यूजन की पोजीशन में कि सर मैं कौन सी पॉलिसी चुनूं, तो बेटा ऐसी पॉलिसी चुनो आप जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे, और ये ध्यान रखो कि वो प्रूडेंस को कंसिडर करे, वो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान दे और वो सच्चाई के आधार पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे। ठीक है, आपको समझ आ रहा है अच्छे से? देखिए अब बस छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, 1 या 2 पेजेस का, जो कि बहुत आसान है, जो आप फाउंडेशन लेवल से पढ़ते आए हैं। तो बस हम ख़त्म करने वाले हैं इसको। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ अजम्पशंस लेके करते हैं, जैसे 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है, जैसे गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल बेसिस। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन ये है कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कुछ अजम्पशन दिमाग में लेके चल रहे हैं, और जब भी आपका यूज़र आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ता है तो वो कुछ बातों को एज्यूम कर लेता है कि आपने ऐसा किया होगा। जैसे जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं नॉर्मल अजम्पशन लेके हम बनाते हैं कि वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब हमें मान के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं कि कंपनी चलती जाएगी। ओके, हम इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी हमने एक बार अपनाई है वही पॉलिसी हम बार बार अपनाते हैं। और तीसरा जम्पशन हमारा ये होता है कि कुछ ना कहा जाए तो हमें मानेंगे, एज्यूम करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्रूअल बेसिस पे बनाए गए होंगे। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग जम्पशन ऐसे जम्पशन हैं कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे और कुछ नहीं बताओगे तो हम मानेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाए गए हैं, और जो पॉलिसी आप हर बार यूज़ कर रहे थे आपने वही की है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, और आप एक्रूअल बेसिस पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हम मान के चलते हैं कि आप गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल के बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप गोइंग कंसर्न की जगह लिक्विडेशन बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, एक्रूअल बेसिस की जगह आपने कैश बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, या कंसिस्टेंसी नहीं रखी आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी है और आपने हमें कुछ नहीं बताया, तो हम तो ये एज्यूम कर लेंगे कि चीज़ें ठीक हैं, मतलब गोइंग कंसर्न है, एक्रूअल है और कंसिस्टेंसी है। तो आप अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस फॉलो कर रहे हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं फॉलो कर रहे हैं तो बता दो, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि आप उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, देखें क्या होते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। पहला गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न ये बोलता है कि बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। बिजनेस हमारा चलता रहेगा, मीन्स देयर इज नीदर नीड, ना तो हमें ऐसी कोई ज़रूरत है, नॉर इंटेंशन, ना ही हमारी ऐसी कोई इच्छा है, टू सब्सटेंशियली कर्टेल डाउन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। नीदर देयर इज नीड नॉर इंटेंशन टू सब्सटेंशियली कर्टेल डाउन दी ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। ना तो हमारी ऐसी कोई इच्छा है, ना हमें ऐसी कोई ज़रूरत पड़ रही कि हम बिजनेस को बंद करें या उसको कम करें। ठीक है, तो हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं हम मान के चले कि वो बिजनेस चलता रहेगा। अगर कभी हमें डाउट हुई कि नहीं बिजनेस नहीं चलता रहेगा तो हम गोइंग कंसर्न की जगह किस बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, हम बनाएंगे लिक्विडेशन बेसिस पर। ठीक है, और लिक्विडेशन बेसिस पे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो सारे ट्रांजैक्शंस, बैलेंस शीट के सारे आइटम, सब कुछ रियलाइजेबल वैल्यू पे शो किए जाते हैं। जबकि गोइंग कंसर्न बेसिस में हम फिक्स एसेट को, लॉन्ग टर्म एसेट्स को, इन सब को हम कॉस्ट बेसिस पे क्या करते हैं, बुक करते हैं। ओके, तो गोइंग कंसर्न बोल रहा है कि बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर फोरसीएबल फ्यूचर। साथ में एक बार बोलें लाउड, देयर इज नीदर नीड नॉर इंटेंशन, देयर इज नीदर नीड नॉर इंटेंशन टू सब्सटेंशियली
curtail down the operation of business। दूसरा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, जो एक बोलता है कि अप्लाई सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर सिमिलर ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन बदल रहा है तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी बदल सकते हैं, नए तरीके का ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके लिए आप नई तरीके की पॉलिसी अपना सकते हैं, लेकिन जो ट्रांजेक्शन होते आए हैं उनके लिए आप बार बार वही पॉलिसी अपनाएंगे जो आप पहले अपनाते आए हैं, और ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि आप वही अपना रहे होंगे। नहीं अपना रहे तो आप उसको हमें डिस्क्लोज करो। दैट इज पॉलिसी वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज्ड। पॉलिसी चेंज नहीं करना है बार बार, आप कर सकते हैं पॉलिसी कैन बी चेंज्ड इन फॉलोइंग 3 केसेस। अगर एएस में कोई चेंज आया है या एएस से आप कंप्लाई नहीं कर रहे थे, आप उसे कंप्लाई करना चाहते हैं तो, या आप लॉ से कंप्लाई नहीं कर रहे थे जिससे शेड्यूल 3 आप उससे करना चाहते हैं कंप्लाई तो, या फिर आपको लगता है कि आप जो अपना रहे थे वो ठीक है लेकिन उससे अच्छा प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरी पॉलिसी दे पाएगी, तो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका एग्जांपल लिया है, बस थोड़ी देर में आने वाला है। तो आप 3 केसेस में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, फॉर रिक्वायर्ड बाय एएस, रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड फॉर बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर आपको लग रहा है कि आप एएस के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे तो आप चेंज करके एएस के हिसाब से कर लो, आपको लग रहा है आप लॉ के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे आप चेंज करके कर लो। अगर आप पहले भी एएस और लॉ के हिसाब से काम कर रहे थे, अभी भी उसके हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन आप जो मेथड अपना रहे थे, जैसे एएस तो 2 मेथड अलाउ करता है। जैसे एएस बोलता है कि आप इन्वेंट्री को वेटेड एवरेज पे भी दिखा सकते हैं, फीफो भी दिखा सकते हैं। अब आप अपना रहे थे वेटेड एवरेज, अब क्या अब आप चेंज कर सकते हैं? हाँ, अगर आपको लगता है कि जो फीफो मेथड है वो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू सही बताएगा तो आप चेंज कर सकते हैं, और आप नोट डालेंगे कि हमने इसलिए चेंज करा क्योंकि फीफो मेथड हमारी वैल्यू हमारी इन्वेंट्री को सही तरीके से वैल्यू कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं थोड़ा देर में आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? मैंने उसको प्लान किया हुआ है। तीसरा है जो हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। तीसरा एजम्पशन ये लिया जाता है कि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो एक्चुअल बेसिस पर ही बने होंगे, कैश बेसिस पर नहीं बने होंगे। मतलब इनकम एंड एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज्ड एज एंड व्हेन दे अकर्ड, whether cash is paid, received or not. So recognize expense when it is incurred। इस साल का खर्चा इस बार के P&L में जाएगा, आप चुकाएं या ना चुकाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस साल की जो इनकम एक्रू हुई है, recognize income when it is earned or accrued, whether received or not। ये ब्लैंक पेज जो आपको दिख रहे हैं ये मैंने इस हिसाब से छोड़े थे कि कोई बात मुझे समझानी पड़े तो मैं यहाँ समझाऊँगा आपको, ठीक है? आपको जो नोट्स में PDF के फॉर्म में दूंगा उनमें कोई ब्लैंक पेज नहीं होगा, ठीक है? वो आपको कंटिन्यूस रहेगा। मैं आपको शो कर देता हूँ, देखें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड PDF एंड रिटर्न नोट्स, जैसे ये है, ठीक है? ये आपको मिल जाएगी बुक, तो ये आपको पूरे नोट्स इस तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है? अब है डिस्क्लोजर ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। अगर आपने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो किए हैं, बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम तो मान के ही चल रहे हैं आपने फॉलो किए होंगे। अगर आपने फॉलो नहीं किए हैं तो बता दो कि नहीं फॉलो किए हैं, क्योंकि आप नहीं बताओगे लेकिन हम तो मान के चल रहे हैं कि आपने फॉलो किए हैं। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, बस ये 2 पॉइंट बचे हैं आपको और एएस ख़त्म हो जाएगा, खुश हो जाइए आप। डिस्क्लोज ऑल दी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। इनको आपको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अगर इनको फॉलो किया है तो भी। आपको बाकी सारी जो महत्वपूर्ण अकाउंटिंग पॉलिसी हैं उनको आपको डिस्क्लोज करना है, कहाँ? नोट्स टू अकाउंट में, और सारी पॉलिसी एक जगह बतानी है। ऐसा नहीं कि नोट्स टू अकाउंट में आप सीक्वेंस में कि हमने ये पॉलिसी अपनाई है सेल के लिए, ये परचेज़ के लिए, ये हमने इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, S9 के हिसाब से डिविडेंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए, लीज इनकम को रिकॉग्नाइज करने के लिए, वो सारी आपको बतानी है। नोट्स टू अकाउंट में बतानी है, एक जगह एक साथ सारा बताना है। और जो आपके नोट्स टू अकाउंट हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माने जाते हैं, ठीक है? देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट क्या क्या माना जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माना जाता है आपका P&L, बैलेंस शीट, ठीक है? नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बड़ी कंपनियों को अर्निंग पर शेयर का स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बन जाता है, ठीक है? तो नोट्स टू अकाउंट हर हाल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। तो आपको इनको एक जगह बताना है, नोट्स टू अकाउंट में बताना है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माने जाएंगे।
डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर आपकी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है तो मैंने आपको शुरुआत ही यहीं से की थी कि आपको दो चीज़ें डिस्क्लोजर मांग रहे हैं। एक तो आपने जो पॉलिसी बनाई है वो आप बता दो ताकि हम दूसरी कंपनी की पॉलिसी देखें और फिर आपको कंपेयर कर सकें। दूसरा, आपने कोई चेंज किया है तो वो बता दो ताकि हम आपकी कंपनी के पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इस साल को कंपेयर कर सकें। तो इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तो आपको डिस्क्लोज करना है कि आपकी पुरानी पॉलिसी कि आपकी पुरानी पॉलिसी क्या थी, नई कौन सी अपनाई है, क्यों, और ये बताना है कि हमने चेंज किया है, ये बताना है कि क्यों मतलब 3 कारण रहते हैं ना, वो एएस के कारण, रिक्वायर्ड बाय लॉ है, या बेटर प्रिपरेशन के लिए, तो आप वो बताएं और इसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या पड़ा हुआ है। तो जैसे मान लो आप पहले वेटेड एवरेज अपनाते थे, अब फीफो अपनाते हैं, तो आप बताएंगे आंसर किस तरीके से ड्राफ्ट होगा, मैं आपको ये यहाँ बताता हूँ। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है ए लिमिटेड का, उनका ओल्ड मेथड था वेटेड एवरेज, 80,000 का स्टॉक आता था, लेकिन उन्होंने अब फीफो अपनाया है जिससे 92,000 का क्लोजिंग स्टॉक आया है। और उनका कहना है कि फीफो हमारे स्टॉक को सही तरीके से वैल्यू करता है। ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आप समझना ध्यान से, आप मार्च की शुरुआत में चीज़ों को ख़रीद रहे थे, फिर लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन की वजह से चीज़ें क्या होती गई, महंगी होती चली गई। अब आपने जो मार्च की शुरुआत में ख़रीदा था वो तो बिक गया, लेकिन जो आपने 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च, 31 मार्च तक ख़रीदा है, वो पड़ा हुआ है। अब वो कौन सा पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है मार्च के एंड का, और मार्च के एंड में लॉकडाउन लगने की वजह से क्या हो गया, कोरोना की वजह से क्या हो गया, चीज़ें हो गई महंगी। अब अगर आपको जो स्टॉक आपके पास पड़ा है उसकी सही कीमत दिखानी है तो कौन सा मेथड सही कीमत दिखाएगा। अगर आप वेटेड एवरेज करोगे तो वो तो पूरे साल के स्टॉक का एवरेज कर देगा या पूरे महीने के स्टॉक का एवरेज कर देगा, जबकि शुरुआत में कीमत कम थी और जो बचा हुआ है वो आपके पास आखिरी का स्टॉक बचा है वही महंगा आया। तो आप कौन सा मेथड अपनाओगे कि वो स्टॉक इन्वेंट्री की सही वैल्यू करे, बताओ। ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसमें आखिरी की इन्वेंट्री बचे, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पहले खरीदा था वो चला गया और जो बाद का खरीदा है वो पड़ा हुआ है। तो आप बोल रहे हैं सर कि हमारा इन्वेंट्री ना फीफो बेसिस पे ट्रू वैल्यूएशन बताएगा, ठीक है, और हम अभी तक वेटेड एवरेज अपना रहे थे, तो आपको चेंज करना है। तो देखें आप किस तरीके का डिस्क्लोजर देंगे, मैंने थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखा है, आपका आंसर किस तरीके से लिखा जाएगा। आप आंसर लिखोगे, वो आपसे AS1 पूछेगा कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताएं, आप कैसे डिस्क्लोजर देंगे। तो हम बोलेंगे कंपनी हैज़ चेंज्ड इट्स मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम वेटेड एवरेज मेथड टू फीफो। कंपनी हैज़ चेंज्ड इट्स मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम वेटेड एवरेज टू फीफो। अब इसमें हमने एक लाइन में क्या बता दिया, हमने ओल्ड मेथड भी बता दिया और न्यू भी बता दी, न्यू ओल्ड पॉलिसी न्यू पॉलिसी, और क्यों चेंज करा है। तो अब हमें बताना है फैक्ट एंड रीज़न ऑफ चेंज। आपको ऐसे हेडिंग नहीं डालनी होती है, आपको ऐसा डिस्क्लोजर बनाना है जिसमें ये सारी बातें कवर हो जाएं, जिनमें ओल्ड मेथड कवर हो जाए, न्यू मेथड कवर हो जाए। एंड ए लिमिटेड हैज़ चेंज्ड मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन फ्रॉम वेटेड एवरेज टू फीफो बिकॉज इट बेटर रिफ्लेक्ट दी कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इन्वेंट्री। फीफो सही पैटर्न बता रहा है कि लास्ट का स्टॉक बचा है और लास्ट का ही बचाना हमें क्लोजिंग में दिखाना चाहिए, तो हमें फीफो अपनाना है। और इसका इफेक्ट ऑफ चेंज क्या आया, इफेक्ट ऑफ चेंज में आपको ध्यान रखना है कि क्या उसका मॉनेटरी इफेक्ट पड़ा है, अगर पड़ा है तो बताएं कि कितने रुपए का इफेक्ट पड़ा है, और अगर उसका मॉनेटरी इफेक्ट नहीं पड़ा है तो आप ये बात बताएं कि इफेक्ट तो पड़ा है लेकिन कितना पड़ा है ये बात हम बता नहीं सकते। डिस्क्लोज इफेक्ट केवल बात बता दें, ये बात बता दें कि हमने चेंज किया है और मॉनेटरी इफेक्ट नहीं पता। अब मॉनेटरी इफेक्ट पड़ा है तो आप उसको ऐसे बताएं कि ड्यू टू चेंज इन मेथड बोथ इन्वेंट्री एंड P&L। देखो 80,000 की इन्वेंट्री थी वेटेड से 92,000 की हो गई, कितने की क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ गई, 12,000। और जब क्लोजिंग स्टॉक 12,000 से बढ़ेगा तो P&L पे क्या असर पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो P&L भी बढ़ जाएगा। तो आपको ये फाइनेंशियल इफेक्ट बताना है कि ड्यू टू चेंज इन मेथड बोथ इन्वेंट्री एंड P&L आर रिड्यूस्ड बाय, सॉरी रिड्यूस नहीं हुए हैं, क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए। सो ड्यू टू चेंज इन मेथड अपन यही कह रहा है ना, पहले अपना ये 80 था 92 हो गया तो इंक्रीज हुआ है। तो ड्यू टू चेंज इन मेथड बोथ इन्वेंट्री एंड P&L आर
increased by 12,000 रुपये। ओके, ठीक है। तो हमने इसमें डिस्कस किया है जो भी, मैं एक बार आपको शॉर्ट रिकैप कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ हो जाए। हमने डिस्कस किया है कि AS1 के उद्देश्य क्या थे। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था कंपेरेबिलिटी लाना, ठीक है। फिर हमने दूसरा डिस्कस करा अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, प्लस उनको अपनाने के मेथड होते हैं। ऐसे एरिया हैं डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अपनाई जाती हैं। डेप्रिसिएशन हो गया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हो गया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट का वैल्यूएशन हो गया, कंटीजेंसीज का ट्रीटमेंट हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, ये सारी बातें। कंसिडरेशन एंड सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, 3 चीज़ों को कंसीडर करना है। ऐसी पॉलिसी हो जो प्रूडेंस का ध्यान रखे, ठीक है, जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का ध्यान रखे, और जो मटेरियलिटी का ध्यान रखें। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या है? ऐसे अकाउंटिंग एजम्पशन जो हम मान के चलते हैं, आपने फॉलो किए होंगे। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है? एक तो आप जो अकाउंटिंग पॉलिसी अपना रहे हैं उसको आपको दिखाना है नोट्स टू अकाउंट में एक जगह पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बना के। दूसरा, आप जो भी चेंज कर रहे हैं, चेंज के लिए आपको डिस्क्लोजर देना है इस, और उसमें बताना है कि पहले हम ये पॉलिसी अपनाते थे, अब हम ये पॉलिसी अपनाते हैं, क्योंकि नई पॉलिसी हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करती है, और इस वजह से इतने रुपए का फाइनेंशियल इफेक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पड़ा है। ओके, ये हुआ पार्ट 1 हमारा। आप क्वेश्चन आंसर के लिए पार्ट 2 देख सकते हैं, इसमें एक्सक्लूसिवली क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।